हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दसवीं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं सेशन नंबर 7 ऑफ द समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। ये एक ऐसी सीरीज है जो अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटी में कोई परेशानी होगी। वो बात बिल्कुल ही अलग है कि आजकल इतने सारे कोर्सेज आते हैं, इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पर आते हैं। इट इज बट ऑब्वियस कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप इधर उधर देखोगे, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहता। ये आपकी मर्जी है, आपका करियर है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी टीचिंग मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ऑन समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। जरूरत से ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यह लगेगा कि ये तुम्हारा सब्सटेंस तुम्हें बढ़ा रहा है तो तुम जरूर पढ़ोगे, और अगर उसके बाद भी नहीं पढ़ोगे तो कोई भी टेंशन नहीं है, बिकॉज यूपीएससी में तुम फेल हो जाओगे। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ज्यादा टेंशन लेनी नहीं होती लाइफ में। समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी हमारा सेशन नंबर 7 आ गया है, और ये जो 7th सेशन है ये एक खास सेशन है, बिकॉज पहली बार इस सेशन में एक व्हाट डू कॉल रिवीजन टेस्ट तो नहीं है, बट रिवीजन समझ लो। सो इट इज अ रिवीजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज इसके एंड में, प्रीएम्बल के एंड में आज हम लोग ये करेंगे। दिस इज सीजन 2, यानी कि एपिसोड 3 खत्म हो चुका है हमारा ऑफ प्रीएम्बल, और आज हम लोग प्रीएम्बल खत्म करते ही उसका टेस्ट भी कर लेंगे। दोस्त ऑफ यू जो मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का कोड। अपना मोबाइल कैमरा लो, इस कोड को स्कैन कर लो, या फिर @डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा पे चले जाओ। यू विल बी एबल टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि वाई एम आई टीचिंग लक्ष्मीकांत। ओके, इसका डिस्पाइट द फैक्ट कि लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी मैं पढ़ाता हूं। मेरी प्लस क्लासेस में मैं बहुत बियॉन्ड पढ़ाता हूं, लेकिन वाई लक्ष्मीकांत? बिकॉज बेसिक्स के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड बुक है, स्पेशलाइज्ड बुक है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किताबें पढ़ने का हम स्कूल से कॉलेज से किताबें पढ़ते हैं, इजी रहता है हमको। हमारे डीएनए में एंटर कर चुका है कि यार हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है। इन अदर वर्ड्स, जब तुम इन वीडियोस को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप बुक भी मेरे अपने हाथ में रख लो। और ये 7th एडिशन जरूरी नहीं है, आप 6th एडिशन भी कर सकते हो। आई थिंक दैट विल बी इनफ एंड यू विल बी एबल टू गेट थ्रू द एंटायर थिंग। कुछ जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ऑब्वियसली मैं पढ़ा ही दूंगा इन दिस एंटायर सीरीज। हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये सीरीज आ रही है। मैंने एक साथ 100 सेशंस नहीं निकाले जैसे पिछली बार निकाला था। ईच सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 to 6 एपिसोड्स, और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर तुम इसको ज्वाइन करके ठीक से करोगे, यू विल सर्टेनली बिकम चैंपियंस। आज एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट है। आज से, यस टुडे आज से अगर तुम सही मायनों में सीरियस हो अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया कोर्स लेकर आया हूं, विच इज स्टार्टिंग एट 8 PM टुनाइट। 8 PM ये स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज एन एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स, और सारे बेसिक्स मैं इसमें तुम्हारे साथ कंप्लीट कर दूंगा। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो आज से 8 बजे से तुम्हारा ये कोर्स रेडी हो सकता है। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। तो एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स ये है, और तुम अगर हमारे एडवांस कोर्सेज के भी पार्ट बनना चाहते हो तो भी ये मौका अच्छा है। ये हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में एक नया ऑफर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इट इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको अप्रोक्सीमेटली 1250 रुपीज पर मंथ पे आपको यह कोर्स मिल जाएगा। यह 1250 रुपए, मतलब आजकल नर्सरी के बच्चे पढ़ने जा रहे होते हैं ना, राइट, उनको भी इससे ज्यादा फीस देनी पड़ती है। तुम्हें बेस्ट तो बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना फायदा उठाना चाहते हो तो इस कोड का फायदा उठा लो। ओके, यूज द कोड सिडलाइव एंड ज्वाइन आवर कोर्सेज टुडे। सो लेट्स सी, अगर तुम इस कोड को भी स्कैन करोगे तुम एग्जैक्टली उसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें सिर्फ सिडलाइव कोड यूज करना है, एंड यू कैन ज्वाइन दिस। सेशन नंबर 7 आ चुका है। जिन लोगों ने पहले 6 सेशंस मिस करे, नुकसान तुम्हारा है। मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट। उसको सबको फॉलो कर लो और गेट इन टू द ग्रूव ऑफ रिवाइजिंग दिस। रिवाइज नहीं करोगे सारी कहानी खराब हो जाएगी। तो आज हमारा लास्ट सेशन है ऑफ प्रीएम्बल। ओके, लेट्स पे क्लोज अटेंशन टू प्रीएम्बल। मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले भी ये आपको चाहूंगा कि आप इसे रिवाइज कर लो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. हिंदी के दोस्त, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अविश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इट विल डू योर वर्ल्ड ऑफ गुड, इट विल बी ग्रेट फॉर यू। अगर तुम्हें प्रीएम्बल याद हो गया, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें पिछले 3 सेशन में ही बोल रहा हूं, कभी कभी यूपीएससी के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ती, आपसे प्रीएम्बल भी याद करके चले जाओ। इनफैक्ट अगर आप 2-3 साल पहले का क्वेश्चन पे देखोगे, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 2021, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आया होता, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है कि जस्टिस इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ऐसा करके कॉम्बिनेशन भी आती है। पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, यू शुड नो कहां पर यूपीएससी प्राप्त। तो आज हम उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पर हम लोग उद्देश्यों की, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद करेंगे। प्लीज हिंदी वाले दोस्त, जो हिंदी में प्रीएम्बल है वहां से जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल को कंबाइन कर लो, तो तुमको एग्जैक्टली हो जाएगा। मैं हर शब्द को हिंदी में बड़े क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा, राइट, इट इज माई मिस्टेक, मैं उसके लिए बड़ा क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन द फ्लो में कभी कभी मैं इंग्लिश ज्यादा बोल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। सो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमारा पहला उद्देश्य होगा था। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic political। भी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें यही बता रहा था कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या प्रॉमिस किया है। ये है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल का, ये इंडिया ने कौन से कंट्री से या कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया है। तो इसका आंसर यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अभी वही उसी को हम उसके सक्सेसर स्टेट को रशिया बोलते हैं, उन दिनों हम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या फिर सोवियत यूनियन बोला जाता है। ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रीनशॉट है, ये रशियन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां से हमने कॉन्सेप्ट लिया था। सो तुम्हें क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा, आंसर दो। द प्रीएम्बल स्पीक्स ऑफ जस्टिस डैश डैश एंड डैश। क्या बात कर रहे हो इतनी जल्दी? देखो बेटा, चलते चलते रिवाइज कर लो, यही ज्यादा अच्छा है, राइट। सो तुम्हें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट लिख लो कमेंट सेक्शन में प्रीएम्बल कौन कौन से जस्टिस की बात करता है। प्रीएम्बल स्पीक्स ऑफ जस्टिस डैश डैश एंड डैश। तो the preamble speaks of justice, social, economic and political. Social, economic and political, ये याद रख लेना प्लीज, राइट। सो ये कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और अगर आपको याद नहीं होता ना, देखो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े ही मेजर चाल होती है, बहुत बड़ी चाल है। जिन्होंने भी एमसीक्यूज का इन्वेंशन किया वो बड़े स्मार्ट बंदा था। उसने क्या बोला कि अगर तुम ऐसे छोड़ दो ना जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तुम्हारे को ध्यान से आ जाएगा, तुम आंसर दे दोगे। लेकिन जब मैं चॉइसेस दूंगा ना, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक लीगल, फिर ऐसे ऐसा करके मैं कंफ्यूज करना स्टार्ट करूंगा ना, 4 चॉइसेस, वो जब दिखता है ना तब कंफ्यूज होता है। सो ये तुमको बहुत क्लियरली दिखता होगा जब तुम किसी सुपर स्टोर में जाते हो या फिर तुम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो। यहां पर सोच के जाते हो मैं जीन्स लेकर आऊंगा, वहां पर जाते हो जब तुम जीन्स लेकर आने हो तो वहां पे 25 तरह की जीन्स होती है, कंफ्यूजन वहां शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास कभी कभी चॉइसेस कंफ्यूज करती है, राइट, तो ये कैपिटलिज्म का एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट था कि आपको चॉइसेस दे दी जाए। वो चॉइसेस नेसेसरली आपकी जिंदगी आसान नहीं करती, चॉइसेस नेसेसरली आपको कोई एम्पावर नहीं करती, वो कंफ्यूज भी करती है। इसलिए एक जमाने में जब हम लोग दूरदर्शन की मूवीज देखते थे तो एक ही मूवी आती थी, उसी का इंतजार रहता था, वही देखते थे, राइट। और खुशी खुशी चाहे वो कितनी भी सड़ी हुई मूवी होती थी हम देख लेते थे। अब नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये जियो सिनेमा, वो सिनेमा, 50,000 मूवीज है, और तुम्हारे हाथ में हमेशा रिमोट ही रहता है, यार ये बेकार है, अगला बदलो। सो चॉइसेस कंफ्यूज करने का एक बड़ा खतरनाक वेपन है, इसकी आदत बना लो। इसलिए ऐसे प्रैक्टिस किया करो लिखने के लिए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये एससीपी नहीं लिखा मैंने, उसी को शॉर्ट किया है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम, हिंदी के दोस्त, कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल
ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट है ये कौन से देश से लिया गया है? सो कौन से देश से आया है या कौन से देश के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से आया है? तो सर इसका आंसर आ गया सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, या फिर सोवियत यूनियन, जो मर्जी बोलना है वो तुम बोल सकते हो। सो यहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये आया कहां से, इसका फायदा क्या हुआ? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब ये हो गया टॉपर मटेरियल, अगर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो ही तुम आंसर दे पाओगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट। अब ये क्या क्वेश्चन हो गया? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मैंने तुम्हें ये स्टोरी पहले भी बताई थी, मैं फिर से एक और बार बता देता हूं। कांता की कहानी, हाँ सर, एनसीईआरटी में कांता की कहानी है। कांता जब वोटिंग करने जाती है, एक बार देखना 7वीं की किताब खोलो तब समझ में आएगा। कांता जब वोटिंग करने जाती है तो उसको प्योर इक्वालिटी मिलती है, राइट। उसका वोट हो, अमीर का वोट हो, गरीब का वोट हो, एजुकेटेड का वोट हो, अनएजुकेटेड का वोट हो, सबकी एक वैल्यू है। कोई कांता को मना नहीं कर रहा। कांता जब घर जाती है तो बेचारी की मुश्किल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, उसके पास रिसोर्सेस की कमी है। तो एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं, जब वोटिंग करने जा रहे हो तो आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल जाती है। पॉलिटिकल, राजनीतिक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास, राइट, लेकिन क्या वो सोशल रियलिटी में कन्वर्ट हो पाई है? हैव यू बीन एबल टू कन्वर्ट इट इनटू सोशल रियलिटी? नाउ दैट लीव्स, दैट्स अ 1000 टाइम, दैट्स अ $1 million क्वेश्चन एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज सच में तो ऐसा हुआ नहीं। तो जब बाबा साहेब से ये बात पूछी गई कि बाबा साहेब हमारा इरादा क्या है, फाइनल इरादा क्या है, तो हम लोग को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करनी की सोशल डेमोक्रेसी करनी है? तो बाबा साहेब ने बोला रास्ता तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, लेकिन फाइनल मकसद, फाइनल मंजिल सोशल डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर आप सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं कर, हर टाइम बोलो वोटिंग करते रहो, वोटिंग करते रहो, वोटिंग करते रहो, जी तुम्हारा वोट की वैल्यू सेम है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक न्याय नहीं आएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक दिन लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से भी दिल टूट जाएगा। सो द पॉइंट यहां पर यह है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकंप्लीट विदाउट आंसर। कौन सी डेमोक्रेसी है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बेटा ऐसे टॉपर बनाए जाते हैं, ओके। ऐसे तो सर पेड कोर्सेज में सो कॉल्ड इतने अनाउंसमेंट के बाद भी नहीं पढ़ाया जाता जितना मैं तुमको फ्री में यहां पढ़ा रहा हूं। तो आइडिया क्या है सर? सोशल डेमोक्रेसी। तो यू नीड सोशल डेमोक्रेसी। इसीलिए तीन तरह की आजादियां दी गई, या फिर 3 तरह के जस्टिस दिए गए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तीनों जरूरी है हमको। द नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ना पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में एक बड़ा मेजर इवेंट माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, एंड दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यह हुआ था, द फ्रांसीसी क्रांति जिसे बोला जाता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ यह था कि बहुत शायद पहली बार जो नॉर्मल जनता थी, ओके, जो नॉर्मल सिटीजन थे, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन, एक मोनार्की, जो वहां के राजाशाही था, उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक ये इवेंट माना जाता है। इसको मैं जब पॉलिटिकल साइंस में बोलता हूं तो मैं बोलता हूं यहां से आग शुरू हुई, यहां से फायर स्टार्ट हुई। तो यहां से इवेंट स्टार्ट हुआ जहां पर राइट्स ऑफ अ मैन करके एक डिक्लेरेशन निकाला गया। राइट्स ऑफ अ मैन, बिल्कुल सही बात बोला कि स्टेट होगा, तुम राजा होंगे, जो मर्जी होंगे, लेकिन हर इंडिविजुअल को 3 प्रोमिसेस जरूर होने चाहिए। वन इज लिबर्टी, जो यहां लिखा हुआ है। द सेकेंड इज इक्वालिटी एंड थर्ड इज फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। अगर तुम्हें फ्रेंच आती है तो फ्रेंच में बोल दो, हम तो पंजाबी में बोल देते लिबर्टे, एगेलिटे, फ्रेटर्निटे। एक्चुअली इसका मतलब होता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो भैया पंजाबियों को इतनी फ्रेंच आती है। सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 जो टैगलाइंस थी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की टैगलाइन थी। और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्योर किया, मतलब पहली बार इंडिविजुअल को यह बात बोली गई कि जी इंडिविजुअल को ये 3 चीजें मिलनी चाहिए। इनफैक्ट उस जमाने के बाद जितने भी बड़े पॉलिटिकल स्कॉलर्स हुए, जितने भी बड़े पॉलिटिकल पंडित्स हुए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए, वो कंप्लीटली, एटलीस्ट लिबरल वंस जो थे, वो सारे के सारे उदारवादी जितने थे, वो सारे के सारे इसी से अडॉप्ट हुए थे। अब बाबा साहेब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। सो बाबा साहेब ने भी इस वर्ड को लिखा था, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नाउ इससे पहले कि मैं इसके बारे में आगे करूं,
ये इतने आराम से छोड़ मत देना, सिर्फ लिबर्टी मत छोड़ देना। उसके बाद ये भी याद रखना कि कौन कौन सी लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हिंदी वाले मित्र कृपा करके अपना प्रियम्बल खोल लीजिए और प्रियम्बल में इन शब्दों को एग्जैक्टली हिंदी में भी याद कर लीजिए। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हमारे प्रोमिसेस है, ये हमारे फाइनल एम्स हो रहे हैं ऑफ द प्रियम्बल। ये वर्ड आया फ्रॉम लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो इक्वालिटी का भी तो इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी वर्ड में आएगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये सारे शब्द तुमको एज इट इज याद होने चाहिए। इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर बोला गया कि बंधुता, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है? क्योंकि ये पहले नहीं था, ये बाद में आया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। देखो बाबा साहब बहुत अच्छी तरह से बोलते थे। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। ही सेड कि है ना, अब मेरे पास यही चीज है, मैं ऐसे कुछ भी हाथ में लेकर पढ़ा रहा हूं। तो ही सेड कि मुझे ना सारी चीजें चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए। सो लिबर्टी एंड इक्वालिटी एक ही सिक्के के, मेरे पास सिक्का तो है नहीं तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उसके दो साइड्स है। मतलब सोच के देखो कि अगर मैं सिर्फ लिबर्टी दे दूं, इक्वालिटी ना दूं, तो फिर तो यार जो ज्यादा तगड़ा होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा रसूख वाला होगा, वो ज्यादा ऊंचा होता जाएगा, और जो उसके पास ताकत नहीं होगी, जिसके पास क्षमता नहीं होगी, वो गिरता चला जाएगा। दूसरी साइड पे अगर मैं सिर्फ इक्वालिटी दे दूं और लिबर्टी ना दूं, तो भैया फिर तो तुम काम ही नहीं करोगे। अगर मैं तुम्हें ये वादा कर दूं कि भाई तुम्हारे ना जितने भी तुम पढ़ो ना पढ़ो, नलायक बन जाओ, जो मर्जी कर दो, और एज अपोज टू समबडी जो 24 घंटे पढ़ रहा है, सबको मार्क्स बराबर है, इक्वालिटी बराबर है, तो तुम तो नलायक ही हो जाओगे एकदम, तुम उठोगे ही नहीं, तुम बोलोगे छोड़ यार मार्क्स तो उतने ही है। सो लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, और ये दोनों चीजें जब बैलेंस होगी तो सोशल जस्टिस आ जाता है। ओके, न्याय होने लग जाता है, सारी चीजें होती है। और ये दोनों चीजें तभी मतलब होती है जब फ्रेटर्निटी हो, राइट? यानी कि हम लोग, भारत के लोग, एक दूसरे को भाई, फ्रेटर्नल समझे, इसीलिए बोलते हैं ना हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एक ट्राइंगल के फॉर्म में काम करता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइदर वेज ये तीनों आया है फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर दो। लिबर्टी का एक्चुअली मतलब होता है इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? तो ये आंसर देने से पहले इसको आंसर देकर तुम्हें ऐसा आएगा भी नहीं। तो लिबर्टी को दो कॉन्सेप्ट में समझा जाता है। लिबर्टी या तो नेगेटिव लिबर्टी होती है या फिर पॉजिटिव लिबर्टी होती है। अगर हम लिबर्टी को इस नजर से देखें कि यार लिबर्टी मतलब आजादी, अगर हम उस तरह से देखें तो हम उसको बोलेंगे कि यार इसको ना जेल में मत डाल देना बिना मतलब से। अगर आप किसी सरकार को ये सोचोगे कि यार ये बिना बात पे किसी को, सरकार को जेल में डाल रहे या फिर उनको कैद में रख रहे, डिटेंशन में रख रहे, अरेस्ट कर रहे, तो वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। सो लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, इसको बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। ये क्वेश्चन आया था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो समवेयर इन 2019 का पेपर खोल के देखो, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसमें पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी को अगर हम इस नजर से देखें कि लिबर्टी सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि जेल में डालना या जेल में नहीं डालने को लिबर्टी बोलते हैं। लिबर्टी तो यह भी होता है ना कि मैं तुम्हें एक ऐसा वातावरण दूं, एक ऐसा एनवायरमेंट दूं जहां पर तुम अपनी बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल को रीच करो। लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो तुम ओलंपिक्स में खेलना चाहते हो, वेरी गुड, तुम ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मेडल लाना चाहते हो, और मैं सरकार हूं, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें पॉजिटिव लिबर्टी दूं, मैं तुम्हारे लिए स्टेडियम्स बना के दूं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा एनवायरमेंट बना के दूं जहां पर तुम बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ हो। तो लिबर्टी इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। दिस इज विच लिबर्टी? दिस लिबर्टी इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लिबर्टी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ऑफ लिबर्टी। जेएस मिल का ये कॉन्सेप्ट से तुम्हें निकलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहां से समझ लो, राइट, लेकिन फिर इसको इन डेप्थ पढ़ना, तब मजा आएगा। ओके, सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करो,
सब्जेक्ट को अपने डीएनए में लाओ, वरना तो कोई इस एग्जाम को पास करने के कोई चांस ही नहीं है। ये सब्जेक्ट तुम्हारे डीएनए में आ जाना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। सो अब मैं तुम्हें एक केस बता रहा हूं। ओके, तो अभी तक हमारे हो गए सारे वर्ड्स हो गए। तो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्व रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. पहले क्लास में मैंने ये आगे का बात बता दिया था। ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। बिल्कुल सही बात है सर। सो वो हमने कर लिया था, तो हमने उसमें डिस्कस कर लिया था कि प्रियम्बल में ये डेट क्यों डाली, 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1950 के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना एंड सो ऑन सो फोर्थ। सवाल एक दिन यह पैदा होता है, प्रियम्बल प्रस्तावना है, बिल्कुल सही बात है, प्रियम्बल प्रस्तावना है। प्रियम्बल के बारे में और तारीफ की गई कि इट इज अ लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के बारे में बोला गया इट इज द जूल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के बारे में यह बात बोली गई कि इट इज द आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के मुंशी साहब ने बोला कि प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल जो मेरे दिल में चुभ रहा है वो ये है कि क्या मैं इस प्रस्तावना को, इस प्रियम्बल को उसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानूं या ना मानूं जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रस्तावना है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस, नॉट ए सिंपल थॉट प्रोसेस। क्या मैं प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानूं कि इसको अलग ही मानूं? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, let me ask you a simple question. For example, I ask you, so what is your name? And you say, my name is ABC. Now the point is ABC, क्या मैं ABC नाम हटा दूं तो आप बदल जाओगे? या फिर ABC आपका इतना इंटेग्रल पार्ट है कि वो ABC आपका पार्ट ही हो गया? इट्स नॉट ए सिंपल क्वेश्चन। इस बारे में विचार करना कि मेरा नाम मैं हूं कि मेरा नाम मेरा पार्ट है या नहीं है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बेरूबारी केस में आया था। बेरूबारी केस 1960 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया था कि बेरूबाड़ी, बाड़ी मतलब गांव, बेरूबाड़ी जो एक एरिया है, उस एरिया को ईस्ट पाकिस्तान, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश हो गया, उसको सीड अवे किया जा सकता है कि नहीं। ये केस बन गया बेरूबाड़ी केस। जब हम लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें इस केस को डिटेल में समझाऊंगा। Either ways, बेरूबाड़ी में क्वेश्चन कुछ और भी आया। बेरूबाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह क्वेश्चन आया, तो सुप्रीम कोर्ट वाज सीज्ड विद दिस मैटर। माय लॉर्ड, इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नो, प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला जा सकता। इट इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर, इट इज अ सेपरेट एंटिटी एज अपोज टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी की वजह से जब बेरूबाड़ी देने का टाइम आया तो द पार्लियामेंट हैड टू पास अ अमेंडमेंट व्हिच वाज द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 व्हिच अलाउड द पार्लियामेंट और अदर इंडिया टू सीड अवे द टेरिटरी ऑफ बेरूबाड़ी टू ईस्ट पाकिस्तान। क्वेश्चन ये आएगा तुम्हें कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो आंसर दे देना नो। लेकिन ये 1960 था सर, बिल्कुल सही बात है। तो 1960 तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर था। बेरूबाड़ी केस सेड दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर बेरूबाड़ी केस। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिवर्स किया था एंड बेरूबाड़ी जजमेंट को रिवर्स किया था इन द लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला व्हिच वाज डिसाइडेड ऑन 24 अप्रैल 1973। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया था बेरूबाड़ी केस को, और बेरूबाड़ी केस को ओवरटर्न करके ये बात बोला था दैट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, और ये 13 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच था, बोला द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेड वी आर ओवर रूलिंग व्हाट वाज हेल्ड इन बेरूबाड़ी केस एंड वी आर नाउ डिसाइडिंग दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, अगर थोड़ा सा डिटेल स्टडी करोगे और आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जाओगे, तो द डे प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा ने जब उसको अडॉप्ट किया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये वर्ड यूज किया था, एंड आई वाज वेरी क्लियरली, मैं दिखाता भी हूं, ये मेरे पास होता है वो स्क्रीनशॉट इन मेरी क्लासेस में, दैट प्रियम्बल स्टैंड्स एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट वाज सेड। नाउ जिसने बनाया है, जिन फाउंडिंग फादर्स ने बनाया है,
आई थिंक दैट उनका खुद का ये विचार है, तो माइट एज वेल एक्सेप्टेड. सो अब तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यू कैन से यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनफैक्ट इन अ लेटर स्टेज, एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम, LIC ऑफ इंडिया केस आया था 1995 में. उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात रिएटरेट की थी, दैट प्रीएम्बल स्टैंड्स एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये मैंने यहां पर लिखा है LIC ऑफ इंडिया केस. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम आ गया. रेडी? क्या सर? रेडी? हाँ सर. तो जितना प्रीएम्बल पूछा है, पढ़ाया है, वो प्लस जो मुझे लगता है कि मुझे और तुम्हें कुछ पूछना का दिल कर रहा है, आई एम गोइंग टू आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हर क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा. हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें 30 सेकेंड्स मिलेंगे. लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू आंसर. अगर तुमने ठीक आंसर दे दिया तो मैं तुम्हें +3 समझूंगा, +3 मार्क्स दे देना. रॉन्ग हुआ तो -1, और अगर अनअटेम्प्टेड होगा तो 0. पहला क्वेश्चन आते हुए तुम्हारे सामने. The term secular was added to the preamble by which amongst the following? 42nd Constitutional Amendment Act 1976, 44th Constitutional Amendment Act 1978, 86th Constitutional Amendment Act 2002 या फिर 91st Constitutional Amendment Act 2003. सेक्युलर वर्ड, धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता, was added to the preamble by which amongst the following? जल्दी से आंसर दो, तुम्हारे पास 10 सेकेंड रह गए. हरिया, कौन सी अमेंडमेंट से, कौन से संशोधन से ये वर्ड डाला गया था? यू हैव say about 5 more seconds to go. And the answer to this obviously is 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैडम इंदिरा गांधी की सरकार के समय पर ये अमेंडमेंट आया था, और सेक्युलर वर्ड ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. It was put later. So make sure that you keep writing these answers, right? I will not revise this. ये तुम्हें वीडियो से फिर से देखना पड़ेगा. अब सेकंड क्वेश्चन, the term socialist word was added to the preamble by which amongst the following? Socialist word preamble में, प्रस्तावना में किस तरह से आया था? 42nd Constitutional Amendment Act 1976, 44th Constitutional Amendment Act 1978, 86th Constitutional Amendment Act 2002 या फिर 91st Constitutional Amendment Act 2003. जल्दी से आंसर दो. You have 60 seconds. Hurry up. 60 seconds. Come on, friends. फटाफट आंसर दो. The term socialist कैसे आया? कोई तो अमेंडमेंट आई थी सर. कौन सी अमेंडमेंट थी? यही तो खेल है. The term socialist कैसे आया? You have about 10 more seconds to answer. जल्दी से. And obvious answer to this question is again a 42nd concept. तो ये भी वर्ड उसी से ही आया. That is 42nd Amendment Act 1976. तो पहले हम लोग थे Sovereign Democratic Republic, बाद में बन गए Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. Let's go for the next question now. The preamble to our Constitution expresses what we had thought or dreamt so long. ये किसी की स्टेटमेंट है, किसी ने, इनमें से किसी ने बोला है ये वर्ड. The preamble to our constitution expresses what we had thought or dreamt so long. ये स्टेटमेंट किन की स्टेटमेंट है? सरदार पटेल जी ने बोला था ये, नाना पालखीवाला जी ने बोला था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने बोला था, या बाबा साहेब ने बोला था? किसने बोला था ये वर्ड? याद है ये लाइन? हरी अप, यू हैव से अबाउट 30 मोर सेकेंड्स गो. सोच समझ जाओ, गूगल मत करने बैठ जाना. राइट, जो भी आंसर देना यहां पर ईमानदारी से आंसर दो, एंड आई गेस यू शुड बी ऑन अ गुड विकेट टू आंसर दिस क्वेश्चन. हरी अप. और आंसर, अब मैं तुम्हें यह भी बात बता देता हूं, प्रीएम्बल से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आता है. सो आंसर ऑफ कोर्स इज अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. ओके, अच्छा मैं तुम्हें यह रिमाइंडर दे देता हूं कि जब लक्ष्मीकांत से पढ़ ही रहे हो तो लक्ष्मीकांत में बहुत सारे लिखा हुआ है, किसने आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, तो नानी पालखीवाला साहब ने बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के मुंशी साहब ने बोला था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो जो सीक्वेंशियल है ना, किसने क्या तारीफ की थी, क्या शब्द बोले थे, उसको एक अलग से बॉक्स बना के उसको याद कर लो. कभी कभी ये बिल्कुल ही व्हाट से जैकपॉट टाइप का क्वेश्चन होता है, फुल टॉस आते हैं, बट वो क्या बात बोलते हैं ना कि फुल टॉस में कभी कभी सीधा स्तंभ भी उड़ जाते हैं.
So make sure that if you don't know, you don't know. So you can't figure it out on the day of the exam. So might as well just make sure that you remember all this. Okay, you have to get down to start learning things which really matter. So start functioning around this and wrap your head around it. एक और क्वेश्चन लो सर. Preamble is, फिर से कोई स्टेटमेंट है. Preamble is the horoscope of a sovereign democratic republic. इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू. थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने तुम्हें अभी दे दिया था. के एम मुंशी, नानी पालखीवाला, अल्लादी कृष्ण स्वामी या फिर बाबा साहेब. जल्दी से आंसर दो. प्रियम्बल ये भी स्टेटमेंट है. ओके, सो हु व्हेन आई से इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू मींस किन्होंने बोला था ये बात. प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू. किन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी? के एम मुंशी, नानी पालखीवाला, अल्लादी कृष्ण स्वामी या फिर बाबा साहेब. हरिया, जल्दी 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 जल्दी. एंड द आंसर. वैसे मैंने ये तुम्हें बता दिया था, गलत बात. मैंने अभी अभी तुम्हें ये जब तुम्हें होमवर्क दे रहा था, हिंट दे रहा था, तो मैंने एक्चुअली तुम्हें बता ही दिया था. तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रियम्बल, ये के एम मुंशी साहब की स्टेटमेंट है. मेक श्योर कि तुम्हें ये वाली चीजें मालूम है. फिर बोल रहा हूं, एक अलग से बॉक्स बनाओ. नोट्स बनाने का भी एक स्टाइल होता है. यू हैव टू नो, यू हैव टू फिगर आउट अ वे, इन अ वे. देखिए तुम्हें ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन याद रहे. अदरवाइज यू गोना goof up on the last day of the exam. तुम्हारे पास इतना कुछ मटेरियल होगा, ओके, यू विल अल्टीमेटली गिव अप. क्या यार, याद तो रह नहीं रहा. सो डोंट बी. मेहनत करो, लेकिन मेहनत स्मार्टली करो. जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करो. स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि वो मेरे काम आए. व्हाट इज स्मार्ट वर्क? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है. स्मार्ट वर्क होता है कि वो नॉलेज हो जो अप्लाई की जा सकती हो. लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे यार, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है. The preamble is the most precious part of the Constitution. It is the soul of the Constitution. It is the key to the Constitution. It is the jewel set in the Constitution. It is a statement attributed to. बताओ यार, कितनी सारी बातें एक साथ आ गया. तो एक साथ आ गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स सी. वैसे थोड़ा बहुत हिंट तो तुम्हें मिल ही जाना चाहिए इवन बाय एलिमिनेशन, लेकिन फिर भी गो फॉर इट. यू स्टिल हैव अबाउट 30 more seconds to go. हरी अप. और प्लीज यार, इसको है ना वो मत कर देना गूगल. हेलो गूगल, बताओ. ओके, गूगल नहीं आने वाला ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. आंसर ऑफ कोर्स इज पंडित ठाकुरदास भार्गव. ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, फाइनली रेपिटेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड गो फॉर दिस. ऑलराइट, सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं पूरी लाइन नहीं बोल रहा हूं, आगे देखो. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस डैश डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. फिल इन द ब्लैंक. प्रियम्बल के अनुसार यहां पर कौन सी तारीख लिखी होनी चाहिए? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 24 जनवरी 1949. ओह सर, ये तो बहुत टफ हो गया. मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस तो जितने टफ होते हैं सो होते हैं. चॉइसेस तुम्हारा काम और डिफिकल्ट कर देती है रादर देन चॉइसेस मेकिंग लाइफ सिंपल फॉर यू. दैट्स अ फन पार्ट ऑफ एमसीक्यूज. दैट इज समथिंग दैट everyone thinks कि हमारे पास सामने आंसर होता तो हम आंसर दे देते. आई थिंक इट वर्क्स एग्जैक्टली ऑपोजिट. तो लेट्स सी एंड द आंसर. तो एक्चुअली इज द सेम क्वेश्चन कि द डेट मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल क्या है. सो डेट मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल इज 26 नवंबर 1949. सो इफ यू रिकॉल, गोइंग बैक टू द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस प्रीएम्बल, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक. द डेट मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल इज द वन जो आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक में करना था. अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन. द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. यस. ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय डैश एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय, इंट्रोड्यूस्ड बाय. ओके, लेट्स सी दिस पार्ट. जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इनफैक्ट इन दिस सेशन, इन दीज क्लासेस इटसेल्फ, मैंने उनकी फोटोग्राफ भी दिखाई है, स्लाइड्स भी क्लैरिफाई किया है. ओके, इनफैक्ट मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वो फोटोज दिखाई थी जो ऑन द डे ऑफ द मूविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो. यू हैव 30 seconds to go for it. हरी अप, गो फॉर इट. और मूव्ड बाय, ये किसने मूव किया था? इंट्रोड्यूस ये किया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर 1946 को. आई डिड नॉट से फॉर वंस कि पास हुआ था. पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, यानी कि एडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को. हियर वी आर ओनली स्पीकिंग अबाउट मूविंग. इंट्रोडक्शन किसने किया था? लेट्स डू दिस पार्ट.
The preamble to the Indian Constitution has been amended. एक बार amend हुआ है only once by the 42nd Amendment Act 1976, 44th Constitutional Amendment Act 1978, 7th Constitutional Amendment Act 1956 या फिर First Constitutional Amendment Act 1951. क्या प्रियम्बल अमेंड हुआ है, संशोधन हुआ है? मुझे नहीं पता. अगर हुआ है तो कब हुआ है, कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? Hurry up. And the answer to this obviously is 42nd Constitutional Amendment Act 1973. देखो वर्ड समझना, अमेंडमेंट एक ही बार हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976. उसमें अमेंडमेंट में 3 शब्द आ गए, दैट इज अ डिफरेंट इशू. तो अमेंडमेंट हुआ एक ही बार है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल? अब देखा मैंने तुम्हें क्या बोला था, याद करना पड़ेगा. Justice, social, economic and political. Justice, social, legal and political. Justice, natural, economic and political. Justice, social, economic and legal. मैंने तुम्हें बोला ही था ना, जब जाओगे सुपर स्टोर में ज्यादा चॉइसेस होगी, कंफ्यूजन होगा. सो इसीलिए लिख लिख के याद करना स्टार्ट करो. Which of the following is one of the objectives of the preamble? Hurry up, hurry up, hurry up. तुम्हारे पास अबाउट 15 सेकेंड रह गए हैं. याद होगा तो तुम आंसर दे पाओगे. इनफैक्ट पहले बोल दो, उसके बाद देख लो कि तुम ठीक से कर रहे हो कि नहीं. सो आंसर ऑफ कोर्स इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीस. बहुत बात पूछते हैं और अभी तुमको इजी लग रहा है, बाद में बहुत कंफ्यूजन होने लग जाती है जब तुम्हारे सामने चॉइसेस आ जाती है. अब देखो, अब कोशिश करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल? Liberty of thought, expression, prayer, faith and worship. Liberty of speech, expression, belief, faith and worship. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Liberty of speech, expression, belief, faith and religion. सर चक्कर आ रही है, कोई बात नहीं, चाय पीते पीते आंसर दे दो, चक्कर मत आओ. Hurry up. You still have about 30 odd seconds to go. Which of the following is one of the objectives of the preamble? Hurry up. एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी. याद होगा, जितना अच्छी तरह से याद होगा उतना कम पोटेंशियल ऑफ कंफ्यूजन है, एंड वाइस वर्सा. आंसर ऑफ कोर्स इज सी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. सो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब ध्यान से दो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल? Equality of status and of opportunity, equality of status and of income, equality of opportunity and of income, and equality of status and of law. तो चक्कर आ रही है यार, कितना कंफ्यूजन करोगे. तो इक्वालिटी कौन सी है? हाँ सर, जल्दी से, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है. मैंने तुम्हें पहले बोला है याद कर लो, याद करोगे तो ठीक है. एमसीक्यूज में चॉइस देखकर फिर फैसला करोगे, बहुत भयंकर कंफ्यूजन होने का चांस है. एंड आंसर ऑफ कोर्स इज ए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस एंटायर थिंग, आई टोल्ड यू दैट मेक श्योर दैट टू रिमेंबर द प्रीएम्बल इन एंड आउट. इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड. द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम. ये प्रीएम्बल बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी ताकत, संविधान की ताकत कहां से आई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है, पीपल ऑफ इंडिया से आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आई है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आई है? ओहो, इस पूरा सीजन का पहला लाइन था ये. सो लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस पार्ट. हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप. सर इसका आंसर इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved. हमने फैसला किया है to go for it, and this is how you study on this part. So ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन से हम इस पूरा का पूरा चैलेंज को खत्म कर रहे हैं. So I hope you have enjoyed. अपने अपने मार्क्स देख लेना. +3 देखना फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर. और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना होता है. अगर तुम और भी ज्यादा इंटेंसली पढ़ना चाहते हो, सही मायने में एक सीरियस शॉट मारना चाहते हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप चाहते हो, सो आई वुड बी वेलकमिंग यू. ये एक बहुत अच्छा ऑफर है 1250 रुपीज पर मंथ में.
मेरे टीम को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड SIDLIVE SIDLIVE, आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आज फैसला आज आपने कर लिया तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आज रात को 8 बजे से मेरा ब्रांड न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, विच इज एन NCERT बेस्ड कोर्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा, जहां पर एब्सोल्यूटली सारी NCERTs कंप्लीट हो जाएगी। यू विल बी इन अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी एडवांस स्ट्रक्चर। चाहे आप बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हो। रात को 8 बजे अनअकैडमी की प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यूज द कोड SIDLIVE and join us. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.